नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि बीम क्या होता है, जिसे आप दंड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बीम क्या है, जिसका बीम एक बार है ना, एक रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसका जो अनुप्रस्थ काट है या तो सर्कुलर होती है वृत्ताकार या रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू इट्स विड्थ, उसकी चौड़ाई की तुलना में। तो इस प्रकार की जो रचना है उसे दंड कहते हैं। दिस है ना स्ट्रक्चर इज नोन एज बीम। मैंने बीम क्या होता है आपको करा दिया था। ठीक है, आइए बीम से ही रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हम करेंगे, जिसके अंतर्गत दूसरी डेफिनेशन जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, इसे हिंदी में कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल को तो अनुदैर्ध्य कहते हैं और फिलामेंट होता है तंतु, तो इसे हिंदी में कहेंगे अनुदैर्ध्य तंतु। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट क्या होता है, अनुदैर्ध्य तंतु क्या होता है। ठीक है, बीम से ही रिलेटेड है ये भी। देखो एक बार बताओ, बीम ऐसे तो था, एक बीम है। ठीक है, तो बीम में आपने देखा है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी विड्थ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चौड़ाई बहुत कम है, लेंथ बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो ये जो बीम बना है आप देखें, ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है ना। देखो इस प्रकार के लेयर्स है ना, एक लेयर्स ये रही, ठीक है, एक लेयर्स ये रही, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी। ऐसी बहुत सारी लेयर्स के मिलने से क्या बना है, ये बीम बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बीम है ना वो बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना है, और ये लेयर्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, लेयर्स मानी परत, और ये लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट में देखो आपको अभी नहीं दिख रही है, लेकिन इस लेयर के नीचे एक दूसरी लेयर होगी ऐसे। ठीक है जी, और इस लेयर के नीचे दूसरी लेयर होगी। ये जो आपको कुछ खाली स्थान से दिख रहे हैं, ऐसी सारे में लेयर हैं, हर जगह लेयर है। ठीक है, एक भी ब्लैंक नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है एक भी जगह, हर जगह क्या है, लेयर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी बीम है वो लेयर से है ना मिलकर बना है, परतों से मिलकर बना है कोई भी दंड जो है। तो इसका मतलब है, और ये लेयर्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं है ना, और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। पैरेलल है दोनों देखो, और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हैं। तो इन लेयर्स को ही आप क्या कहते हैं, मतलब इनमें ये जो लेयर हैं, इन लेयर्स को ही आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स कहते हैं। लेयर्स हैं, परत बहुत सारी हैं तो फिलामेंट्स कहेंगे। ठीक है, और एक परत है तो फिलामेंट कहेंगे। तो इन परतों को ही अनुदैर्ध्य तंतु कहा जाता है, यानी दीज फिलामेंट्स दीज लेयर्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स है ना। तो देखो मैं लिख देता हूँ, देखो बीम, जो बीम है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बना है। तो बीम इज मेड अप बाय मैनी लेयर्स। बीम इज मेड अप बाय मैनी लेयर्स। जो बीम है बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बीम इज मेड अप बाय मैनी लेयर्स। और ये लेयर्स कैसी होती हैं, मैंने बताया विच आर, जो लेयर्स के बारे में बात करें, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लेयर्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एंड और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एंड इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, संपर्क में है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो इन लेयर्स को ही आप क्या कहते हैं, दीज लेयर्स, इन परतों को ही आप क्या कहते हैं, दीज लेयर्स आर नोन एज, ठीक है जी, दीज लेयर्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इसे हिंदी में क्या कहेंगे कि जो दंड होता है, दंड बहुत सारी है ना एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे के संपर्क वाली परतों से मिलकर बना होता है। इन परतों को ही अनुदैर्ध्य तंतु कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। तो जो बीम है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स, लेयर्स के ऊपर लेयर्स है ना, एक के ऊपर एक है ना, इस तरीके से पूरा बीम बना हुआ है।
लेयर्स के द्वारा। और इन लेयर्स की खासियत विशेषता क्या है कि ये एक दूसरे की जो लेयर्स हैं पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल एक दूसरा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और साथ में एक दूसरे के कांटेक्ट में है ये, है ना, एक लेयर दूसरी लेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इन लेयर्स को आप क्या कहते हैं, इन परतों को ही आप कहते हैं अनुदैर्ध्य तंतु। दीज लेयर्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल, है ना, का मीन्स होता है एक तरीके से पैरेलल, एक तरीके से, और ये पैरेलल है तो इसी कारण इन्हें फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, इन तंतुओं को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं फिर आगे, ठीक है, इसे नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालिए आप अनुदैर्ध्य तंतु, मैंने करा दिया लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। इसके बाद हेडिंग डालो न्यूट्रल सरफेस, ठीक है, न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल आप जानते होंगे, इसे हिंदी में उदासीन कहते हैं, और सरफेस की हिंदी आप जानते होंगे पृष्ठ, ठीक है, उदासीन पृष्ठ यानी न्यूट्रल सरफेस। देखो न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, बीम है आपके पास, है ना, समझ लो एक बार। बीम तो आप समझ गए बीम क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट क्या होता है वो भी आप समझ गए। तो देखो बीम है ना, ऐसे एक बीम है ना। अब आप उस पर सेम मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट एक कपल लगा रहे हैं। कपल यानी फोर्स, कपल कैसे फोर्स होता है, यानी फोर्स का जोड़ा, है ना, और साथ में जो घुमाने का काम करता है। तो ऐसे, है ना, वो जो बीम सीधा था ना उसे ऐसे कर दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, डायग्राम बना के मैं बताता हूँ आपको कैसा हो जाएगा। देखो पहले तो सीधा था वो, अब लेकिन फोर्स लगाया तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। ये जो बीम है वो कैसे मुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और ये तो इसका अपर सरफेस है और ये इसका लोअर सरफेस है, ठीक है जी। ये कैसा सरफेस है, इसका लोअर सरफेस है। तो ये सीधा था लेकिन आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी, ये है ना, इस तरीके से। क्या है ये, फोर्स है, जिसे आप फोर्स का जोड़ा है तो कपल है, ठीक है। तो एक कपल अप्लाई कर रहे हैं जो सेम है मैग्नीट्यूड में, वो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, ठीक है, ऐसे, है ना। यानी एक इधर को खींच रहा है इस साइड और दूसरा इस साइड खींच रहा है, ठीक है। तो एक यानी इफ़ वी अप्लाई एक कपल, बल्कि टू है ना, एक फोर्स ये है एक ये है। तो इफ़ वी अप्लाई टू सेम बट अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड में है डायरेक्शन में अपोजिट है, तो टू सेम बट अपोजिट कपल, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई टू सेम, ठीक है, बट अपोजिट कपल ऑन द बीम, बीम पर अप्लाई करते हो तो देखो क्या हो जाता है, ये मुड़ जाता है ना। और मुड़ के कैसे शेप में मुड़ जाता है, धनुष के आकार में मुड़ जाता है, यानी चाप के आकार पर मुड़ जाता है। चाप माने धनुष ही तो होता है, यानी आर्क बन जाती है, आर्क, ठीक है। और कैसी आर्क है, सर्कुलर आर्क, वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाता है, सर्कुलर आर्क के रूप में मुड़ जाता है, ठीक है। पहले इतना लिखता हूँ मैं, है ना, आपको लिखना है ना इसमें। तो देखो इफ़ वी अप्लाई यानी हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। तो इफ़ वी अप्लाई सेम, है ना, बट अपोजिट कपल, और किस पर लगा रहे हो, ऑन बीम पर, ऑन द बीम, बीम पर ही तो लगा रहे हैं, ये बल्कि बीम के भी अपोजिट एंड्स पर लगा रहे हैं, मतलब बीम के भी सिरों पर लगा रहे हैं, अपोजिट सिरे, एक सिरा ये तो दूसरा सिरा वो, तो ऑन द अपोजिट एंड्स, है ना। रफ कर देता हूँ इसे, ठीक है जी। तो ऑन द एंड्स, एंड्स माने होता है सिरे, क्लियर है। तो बट वो इफ़ वी अप्लाई सेम बट अपोजिट कपल ऑन द एंड्स, और एंड्स किसके हैं, एंड्स ऑफ बीम। तो मैंने कहा ये मुड़ जाता है तो इट बैंड्स, बैंड मुड़ने की क्या है, वर्ब है, लिख लेना आप, बैंड वाली मुड़ना होता है। इफ़ वो इट बैंड्स देन, कोमे का मीन्स क्या है, देन, इफ़ के बाद कोमा आता है वही देन कहलाता है। तो देन इट बैंड्स किस शेप में, इन द शेप ऑफ
इन द शेप ऑफ, शेप माने आकृति, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर आर्क, वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाता है। इन द शेप ऑफ सर्कुलर आर्क, आर्क यानी चाप, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात देखो आप, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जिस लेयर को आपने क्या नाम दिया, इसके लेयर्स को लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, है ना, यही तो कहा। तो जो इसकी ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर है यानी अपर एंड कह लो, चाहे अपर लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कह लो, वो क्या हो जाता है, उसका आकार क्या हो गया, बढ़ जाएगा। आप देखो, चाहे जब ये सीधी थी, अरे ऐसे खींचोगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो खिंच जाएगी, तो ये तो एक्सटेंड हो गई, और जो नीचे वाली लेयर है ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो इट्स माने इसका बीम का, है ना, इट्स अपर एंड, इसका ऊपर वाला सिरा, तो इट्स अपर एंड, है ना, क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है उसका, है ना, इज एक्सटेंडेड, खींच दिया जाता है। एक्सटेंड माने क्या होता है, खींचना, ठीक है। पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट्स अपर एंड इज एक्सटेंडेड, है ना। और साथ में बताओ लोअर एंड कैसा हो जाएगा, लोअर एंड इज सिकुड़ जाएगा यानी कंप्रेस्ड। देख सकते हो आप, डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका अपर एंड क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा उसमें, और लोअर एंड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, संकुचन, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारी लेयर्स है ना, आप एक बात देखो, सबसे नीचे वाली लेयर्स में तो सबसे कम है, मतलब एक्सटेंशन तो है ही नहीं, बल्कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ तो कंप्रेशन हो रहा है। तो सबसे नीचे वाली लेयर में क्या है, कंप्रेशन है, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन। ऊपर वाली लेयर में कंप्रेशन कम होगा, उससे ऊपर वाली लेयर में कंप्रेशन और कम होगा। इसका मतलब है कंप्रेशन, जैसे जैसे लेयर्स में आप ऊपर की ओर चलोगे तो कंप्रेशन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और ऊपर की ओर चलते चलते एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, समझ रहे हो ना। और सुनो, ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो सबसे ऊपर तो एक्सटेंशन हो रहा है, तो एक्सटेंशन लेयर्स में धीरे धीरे घटने लगेगा, और नीचे आते आते वो किस में बदल जाएगा, कंप्रेशन में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्रेशन ऊपर की ओर चल रहे हैं, है ना, अपने याद रखने के लिए लिख लेना अलग को कहीं को। मैं कह रहा हूँ ऊपर की ओर, आप खुद समझो, ये रटने की बात तो है नहीं, खुद ही आपको पता है। अरे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इसी लेयर में तो हो रहा है। देखो, इससे जो ऊपर वाली लेयर होगी ये वाली, उसमें जो कंप्रेशन है थोड़ा कम होगा, उससे ऊपर वाले में कम, तो कंप्रेशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लिख लेना इसे अपने तरीके से। और नीचे की ओर एक्सटेंशन घट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ऊपर की ओर कंप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे की ओर एक्सटेंशन घट रहा है, तो इसका मतलब है बीच में कोई एक लेयर ऐसी रही होगी, ठीक है, जिसमें ना तो एक्सटेंशन होता है और ना ही कंप्रेशन होता है। क्यों, समझ गए ना। ये ऊपर की ओर क्या हो रहा है, कंप्रेशन घट रहा है। जब ऊपर की ओर कंप्रेशन घट रहा है तो घटते घटते जीरो भी तो होगा कंप्रेशन, समझ गए। और जब नीचे की ओर एक्सटेंशन घट रहा है ना, तो घटते घटते एक्सटेंशन जीरो भी तो होगा। तो बीच में कोई एक लेयर ऐसी रही होगी जिसकी लेंथ में ना तो एक्सटेंशन हुआ, है ना, वृद्धि हुई, और ना ही कंप्रेशन हुआ, संकुचन हुआ। ऐसी लेयर रही होगी या नहीं, तो उस लेयर को ही आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस कहते हैं। यानी जिसकी लेंथ में ना तो एक्सटेंशन हो रहा है और ना ही कंप्रेशन हो रहा है। उदासीन है वो पृष्ठ, इसलिए उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, उदासीन पृष्ठ कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, तो देयर इज, है ना, देयर इज ए लेयर, एक ऐसी लेयर है, ठीक है, विच इज या विच रिमेन्स, रिमेन्स माने रहती है, विच रिमेन्स अनचेंज्ड, कैसे रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी उसकी लंबाई में ना तो एक्सटेंशन होता है और ना ही कंप्रेशन होता है। कैसे कैसे नहीं होता है, होता है, वो बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो देयर इज ए लेयर, एक लेयर ऐसी रही होगी, विच रिमेन्स अनचेंज्ड, जो अनचेंज्ड रहेगी, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस लेयर को ही आप क्या कहते हो, लिखो, दिस लेयर इज नोन एज, ठीक है। ये जो लेयर है जिसमें अनचेंज है, जो है ना, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है,
उस लेयर को ही आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस। तो लिख देना दिस लेयर इज नोन एज न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लो। देखो, यदि हम किसी दंड के सिरों पर समान परंतु विपरीत बल युग्म लगाते हैं, ठीक है, तो यह वृत्ताकार चाप के आकृति में, चाप की आकृति में मुड़ जाता है और इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वह बढ़ जाता है और इसका निचला सिरा संकुचित हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक परत ऐसी होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इस परत को ही उदासीन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी है ना, समझ में आया होगा आपको। ये न्यूट्रल सरफेस है, इसे नोट करो, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हेडिंग है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं, बेंडिंग को बंकन कहते हैं और मोमेंट को कहते हैं आघूर्ण। आघूर्ण है ना, ऐसे तो लिखा जाएगा, हाँ, आघूर्ण। ठीक है, देखो बेंडिंग मोमेंट क्या है, बंकन आघूर्ण क्या है, समझते हैं। आप एक बार देखो, ये डायग्राम मैंने आपके सामने रहने दिया, क्यों, देखो ध्यान देना। तो जब इस पे कपल अप्लाई कर रहा है, कपल यानी बल युग्म, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो आप एक बात देखो, ये एक्सटर्नल कपल है ना, ये कपल कैसा है, एक्सटर्नल। मैं बता दूं आपको, ये जो बाहर से हम लगा रहे हैं ये बाह्य बल युग्म है, बाह्य, एक्सटर्नल। तो इस कपल को क्या करें आप, एक्सटर्नल कपल। कपल यानी बल युग्म, क्लियर है। तो ये एक्सटर्नल कपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन एक बताओ, आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी। मैंने आपको बता रखा है कि जब बॉडी की शेप में, साइज में चेंज होता है तो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपनी साइज और शेप में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है ना, इलास्टिक बॉडी कहलाती है वे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इलास्टिक बॉडी है और ये अपनी, हम तो इसका शेप बदल रहे हैं, है ना, सीधा था ये, ऐसे शेप बदल रहे हैं। जब हम इसकी शेप बदल रहे हैं तो आप देखो ये अपनी शेप में होने वाले चेंज का अपोज करेगी या नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्लियर है। तो ये अपनी शेप में होने वाले चेंज का अपोज करेगी, इसका मतलब है इस एक्सटर्नल कपल के अपोज में, ठीक है, एक इंटरनल रेस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रत्यानन बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। किसके अपोज में, इस एक्सटर्नल कपल के, यानी इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, यानी बाह्य बल युग्म है ये। ठीक है, तो इसका अपोज करने के लिए इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण इस बॉडी में ही इसका अपोजिट फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका अपोजिट फैक्टर। ठीक है, तो देखो इसका अपोजिट फैक्टर कौन सा होगा, जो ये एक्सटर्नल है तो वो कैसा होगा, इंटरनल। क्योंकि ये एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल है, बाह्य है, लेकिन वो अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसा है, इंटरनल। ठीक है, वो कैसा है, इंटरनल, यानी आंतरिक, और वो इसका अपोज कर रहा है, और अपोज करने वाले को प्रत्यानन कहते हैं, रेस्टोरिंग कहते हैं। ये आपने पढ़ लिखा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, नहीं तो आप 11वीं क्लास से भी जानते होंगे। ठीक है, प्रत्यानन बल आपने पढ़ा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, जो अपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल का अपोजिट इंटरनल हुआ, क्योंकि ये हम लगा रहे थे तो एक्सटर्नल था, वो अपने आप लग रहा है तो वो इंटरनल है। और ये है रेस्टोरिंग फोर्स, वो रेस्टोरिंग, रेस्टोरिंग का अर्थ है प्रत्यानन। और ये फोर्स नहीं है बल्कि फोर्स का कपल है, जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कपल। ठीक है, यानी बल युग्म, बल नहीं है, बल युग्म है, दो बल हैं। ठीक है, तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा और इसे कहेंगे आंतरिक, ठीक है, प्रत्यानन बल युग्म। बात समझ में आई? तो बस अब तो हो गया काम। मैंने आपको समझाया कि यदि हम किसी बीम पर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल कपल, तो अपने आप ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण उस
बीम की साइज में, शेप में होने वाले चेंज का अपोज करने के लिए अपने आप ही एक इंटरनल रेस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस हम क्या पढ़ रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो इस इंटरनल रेस्टोरिंग कपल के मोमेंट को ही क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। और मोमेंट का अर्थ होता है आघूर्ण, आघूर्ण यानी घूमना। ठीक है, तो यानी घूमने के लिए मोमेंट वर्ड का यूज किया जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यही देखेंगे। देखो इफ वी अप्लाई, हम तो अप्लाई क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कपल। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल कपल, ठीक है, और कहाँ पर, ऑन एनी बीम, किसी बीम पर। तो पता है क्या होता है, तो देयर विल प्रोड्यूस, उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर, यानी इसके भीतर। तो देयर विल प्रोड्यूस, ठीक है, कौन, एन इंटरनल रेस्टोरिंग कपल, एन इंटरनल रेस्टोरिंग कपल, एन इंटरनल रेस्टोरिंग कपल। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है, नोट्स आप लिखते चला करो, है ना, वो अच्छे नोट्स होते हैं। बाकी जो मैं लिखता हूँ वो मेरे नोट्स हैं, है ना, लेकिन जो आप क्लास के दौरान खुद बनाते हो वो आपके अपने नोट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को सीख के अपने अनुसार लिख रहे हो। ठीक है, तो लिखते रहा करो। और फिर मैंने बार बार कहता हूँ आपको कि जो आप रफली नोट्स बनाते हैं और जो बाद में पीडीएफ से और रफली नोट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाओगे वो बेस्ट होंगे आपके। ठीक है, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, लेकिन लिखते रहा करो। ठीक है, रफली, है ना। तो देखो यदि हम एक्सटर्नल कपल लगाते हैं किसी बीम पर, तो देयर यानी बीम के भीतर एक प्रोड्यूस हो जाता है क्या, इंटरनल रेस्टोरिंग कपल। ठीक है, हिंदी मैंने दोनों के लिख दिए तो मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बार बताओ अब आप, बस मैंने बताया ये जो इंटरनल रेस्टोरिंग कपल है इसके मोमेंट को ही, इसके आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो देन मोमेंट ऑफ इंटरनल, मोमेंट ऑफ, और इंटरनल से पहले दिस और लिख लो, माने ये है वाला जिसकी बात की हमने ऊपर। तो मोमेंट ऑफ दिस इंटरनल रेस्टोरिंग कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ दिस इंटरनल रेस्टोरिंग कपल इज नोन एज, लिख देना पूरा, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लो। देखो यदि किसी दंड पर बाह्य बल युग्म लगाया जाता है तो क्या होता है, तो दंड के भीतर, है ना, लिखना, तो दंड के भीतर एक आंतरिक प्रत्यानयन बल युग्म भी उत्पन्न हो जाता है। तब उस आंतरिक बल युग्म, ध्यान देना, तब उस आंतरिक प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को बंकन आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कर लोगे ना। तो ये था आपका क्या था, ये बात समझ में आई, बेंडिंग मोमेंट। तो आपको मैंने बताया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण प्रत्येक बॉडी अपनी साइज और शेप में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। तो ये बीम भी इलास्टिसिटी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो इलास्टिक है और ये भी अपनी शेप में होने वाले चेंज का अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो बस यही बात थी, विरोध कर रहा है तो जिस कपल के द्वारा, जिस बल युग्म के द्वारा अपोज कर रहा है वो अपने आप लग रहा है इसके द्वारा, तो इसलिए इंटरनल है, ये आंतरिक है। और वो विरोध कर रहा है तो विरोध करने के लिए वर्ड है प्रत्यानयन, रेस्टोरिंग, और वो बल युग्म है ना, कपल है, तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके मोमेंट को ही, इसके आघूर्ण को ही आप क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है। ठीक है, कर लोगे ना, चलो नोट करो, चलते हैं फिर। आइए, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखा है डेराइव एन एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन डेराइव करना है, यानी व्यंजक की स्थापना करनी है फॉर द कपल। किसके लिए, कपल के लिए, कपल यानी कि क्या कहेंगे, बल युग्म एक तरीके से। ठीक है, और रिक्वायर्ड टू बैंड, यानी जो बल युग्म, जो कपल आवश्यक है, रिक्वायर्ड माने आवश्यक है, टू बैंड माने मोड़ने के लिए। और किसे मोड़ना है, ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी एक समान
स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधी, और मेटेलिक मानी मेटल की बनी हुई है यानी धात्विक है, और स्ट्रिप माने एक तरीके से स्ट्रिप यानी बीम की ही बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रिप क्या होती है, पत्ती, है ना, यानी एक तरीके से बीम है। इनटू एन आर्क, किसके आकार के, मतलब किस आकृति में ढालना है उसे, आर्क, चाप की आकृति में ढालना है, ऐसे मोड़ना है जैसे वो बीम मोड़ा था, है ना अभी। और आर्क किसकी है, सर्किल, यानी वृत्ताकार चाप के, है ना, सर्कुलर आर्क की फॉर्म में ही आपको इसे बैंड करना है। और ऑफ स्मॉल कर्वेचर, स्मॉल कर्वेचर का अर्थ है, और जो उसका घुमाव है, ऐसे मोड़ दोगे ना, ऐसे, ये तो मुड़ेगा नहीं, तो ऐसे जो घुमाव है ना वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये एक बीम है, तो इसे आप मोड़ के ऐसे मत बनाओ, आर्क कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। स्मॉल कर्वेचर का मतलब है जो झुकाव है, घुमाव है ना, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल, कम। तो इसे मोड़ के ऐसे नहीं बनाना, ये तो ज़्यादा घुमाव हो जाएगा, ऐसे बनाना है, इसका मतलब स्मॉल कर्वेचर का मीन्स तो ये है, ठीक है। आओ तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक स्ट्रिप थी, है ना, सीधी रखी है यानी बीम है, अब उसे क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, इस तरीके दिखा लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, बीम है, मोड़ने के बाद, मोड़ने से पहले नहीं, मोड़ने के बाद, ठीक है। इसका जो वो है यूनिफॉर्म लेना है ना, यानी सब जगह से इसकी जो मोटाई है वो कैसे लेना, चौड़ाई समान लेना, ठीक है, इक्वल। क्लियर है, चलो। तो ये एक बीम है, हाँ इसका नाम रख लो कुछ, मान लो नाम इसका क्या है, ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आपको मैंने एक बात बता रखी है कि कोई ना कोई एक लेयर ऐसी होती है जिसमें ना तो एक्सटेंशन होता है और ना ही जिसमें कंप्रेशन होता है, और उस लेयर को क्या नाम दिया था अभी, न्यूट्रल सरफेस, ठीक है। न्यूट्रल सरफेस कहा था, उदासीन पृष्ठ। तो ये न्यूट्रल सरफेस है, और इस सरफेस का नाम रख लो आप कुछ, इस सरफेस का नाम रख लो, ठीक है, ए बी तो बीम का नाम है, इस सरफेस का, न्यूट्रल सरफेस का नाम रख लो, न्यूट्रल सरफेस है तो एन से ही रख लो, एन डैश कह ले, ठीक है, चलो। और एक इसकी लेयर और माननी पड़ेगी, और इन लेयर्स को क्या नाम देते हैं, मैंने बताया इन लेयर्स को क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो इसका एक फिलामेंट और मान लो ये वाला है एक फिलामेंट, ठीक है, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कपल, टॉर्क निकालना है, ठीक है, कपल, बल युग्म। तो हम एक काम करेंगे, ये जो एक फिलामेंट माना है इसका नाम रख लो कुछ, इसका नाम मान लो क्या है, पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, एन, इसे यहाँ से बी को थोड़े ऊपर को लिख लो, पी क्यू। तो ये फिलामेंट क्या है, पी क्यू। तो जो भी हमें निकालना है ना टॉर्क, वो हम पहले इस फिलामेंट के लिए निकालेंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फिलामेंट हैं, ऐसे ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं, तो एक के लिए निकाल लो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो या सिग्मा लगा दो, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन क्या काम करता है, समाकलन, जोड़ने का, सिग्मा भी क्या काम करता है, जोड़ने का। तो एक काम करेंगे, ये जो एक सामान्य जनरल लेयर मानी है कि ऐसे इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, फिलामेंट्स हैं, तो उनमें से केवल एक फिलामेंट मान लिया पी क्यू, ठीक है, वो जनरल फिलामेंट है, उसके लिए हम निकाल देंगे कपल, और फिर है ना उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन करके या सिग्मा लगा करके, है ना, जिसे समीशन कहते हैं, सिग्मा को योग, उसकी हेल्प से आप पूरे बीम के लिए, पूरी स्ट्रिप के लिए क्या निकाल देंगे, कपल निकाल देंगे, ठीक है। कौन सा कपल, जो इस बीम को मोड़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलो तो, और ये जो एन एन डैश क्यों बना, क्योंकि ये जनरल नहीं है, ये तो पर्टिकुलर है, ये तो होता है एक ऐसा फिलामेंट होता है जिसकी जो अनचेंज रहता है, जिसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल बीम एन एन डैश है। और देखो इसके बीच में देखो, है ना, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन समझते हैं आप लोग, ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु। और बिल्कुल सीध में लो, यहाँ से, है ना, देख लो अपनी सीध कहाँ आई है, ठीक है, तो बिल्कुल सीध में लेंगे, ठीक है जी, सीध में, इसे थोड़ा नीचे ऊपर ही ले लो, इस तरीके से
ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, मूल बिंदु है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर इस बीम के द्वारा, पूरे बीम के द्वारा ओरिजिन पर जो एंगल बन रहा है वो मान लो कितना है, फाई है, फाई। ठीक है, और ध्यान देना, ये जो ध्यान देना, ये जो पी क्यू और एन एन डैश के बीच की डिस्टेंस है, ये वाली, ये इसे हम मान लें जेड। ठीक है जी। और ध्यान देना, ये जो ओ से लेकर एन एन डैश तक की डिस्टेंस है, इसे आप मान लो आर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। यानी जो न्यूट्रल सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। और जो पी क्यू जो है, पी क्यू फिलामेंट, वो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, ओ से, आर प्लस जेड। ठीक है, यानी दोनों फिलामेंट्स के बीच डिस्टेंस है जेड, और सारी डिस्टेंस आर प्लस जेड हो जाएगी। ठीक है, और जो एन एन डैश तक की डिस्टेंस है ओ से, वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? देखो एक बात सुनो, मैं एक बात और आपको बताऊं, यहाँ पे हमें निकालना तो क्या है, एक्सटर्नल कपल निकालना है, क्योंकि भाई मोड़ने के लिए जो कपल आवश्यक है वो तो एक्सटर्नल कपल होगा ना। लेकिन एक बात, जहाँ पे मैंने कराया था ना, वो इससे पहले जो बेंडिंग मोमेंट कराया, वहाँ पे एक बात और लिख लेना। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था ना, नीचे लिखा था एक्सटर्नल कपल और ऊपर लिखा था इंटरनल रेस्टोरिंग कपल, ऐसे लिखा था। तो मैं आपको बता दूं, साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो एक्सटर्नल कपल है और वो जो इंटरनल रेस्टोरिंग कपल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जितना कपल, रेस्टोरिंग फोर्स की बात, वो इसमें बात चल रही है साम्य अवस्था की, इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, साम्य अवस्था स्थापित हो जाए, तो जितना कपल आप इसे बेंड करने के लिए लगा रहे हो, उतना ही ये भी लगाएगा उसका अपोज करने के लिए। तो इसका मतलब है भाई, एक बार बताओ, बैंड कर रहे हो आप, ध्यान देना, बैंड कर रहे हो ऐसे, तो बैंड करते जा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपने मोड़ दिया इतना, अब इससे ज़्यादा मोड़ना आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे शुरुआत में आप मोड़ रहे थे, तो ये जो है ना, ये जो बीम है, ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था अपने मुड़ने का, तो उसके द्वारा जो अपोज करने वाला रेस्टोरिंग कपल था वो कम था। अब आप ज़्यादा मोड़ते जा रहे हैं तो वो रेस्टोरिंग कपल भी बढ़ता जा रहा है, तो अब वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, यानी जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना ही वो बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते वो जो रेस्टोरिंग कपल है वो इस एक्सटर्नल कपल के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है वो जो एक्सटर्नल कपल है जो आपके द्वारा लग रहा है इसे मोड़ने के लिए, और वो जो इंटरनल रेस्टोरिंग कपल है जो क्या कर रहा है, इसके मुड़ने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, दोनों बराबर हो गए। तो अब इतना मुड़ गया मान लो, तो इसके बाद मुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो इस स्थिति में एक्सटर्नल कपल और इंटरनल रेस्टोरिंग कपल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब है जो एक्सटर्नल कपल है वो निकाल दो आप। ठीक है, वो तो उसके लिए तो डेरिवेशन करेंगे ही, लेकिन वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेस्टोरिंग कपल के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है, बल्कि आप क्या निकाल रहे हैं, कपल, तो कपल यानी टॉर्क एक तरीके से। ठीक है, और कपल का जो टॉर्क भी कह सकते हैं, और उसे ही मैंने कराया था अभी कि उसके मोमेंट को ही आप क्या कहते हैं, उसके मोमेंट को ही, भाई जो इंटरनल रेस्टोरिंग कपल था उसके मोमेंट को ही, उसके आघूर्ण को ही आप बंकन आघूर्ण कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट भी यदि आपको निकालना है तो भी यही डेरिवेशन होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो इसमें हेडिंग लिख लेना, हेडिंग भी डाल लेना, क्या लिखोगे, कपल रिक्वायर्ड टू बेंड, है ना, ए यूनिफॉर्म, बस छोड़ो, कपल रिक्वायर्ड टू बेंड ए बीम, किसी बीम को मोड़ने के लिए आवश्यक बल युग्म। ठीक है, आप बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, या दूसरी हेडिंग लिखना और करके बेंडिंग मोमेंट, दोनों एक ही डेरिवेशन से निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया जितना कपल एक्सटर्नल है उतना ही ये इंटरनल है। ठीक है, तो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी मैं लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों बराबर होते हैं कहाँ, इक्विलिब्रियम में। अभी मैंने समझाया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इस डेरिवेशन को करते हैं, तो देखो इसकी लैंग्वेज तो मैं लिख ही दूंगा,
इसकी लैंग्वेज तो यही हो जाएगी ना कि है ना, सब बेकार में व्यर्थ है ना, चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। जो डायग्राम में दिखता है वही आपको लिखना होता है, ठीक है। तो देखो, लेट अस कंसीडर ए बीम, एक बीम है ना, बस इतना फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना लेट देयर इज ए न्यूट्रल सरफेस एन एंड डैश, ठीक है, एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस एन एंड डैश की कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। लेट देयर इज अनदर फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट है, एट डिस्टेंस जेड फ्रॉम एन एंड डैश, एन एंड डैश से जेड डिस्टेंस पर एक दूसरा फिलामेंट है, क्लियर है। और देखो, और तो कुछ नहीं दिख रहा, हाँ ये भी कह सकते हो, दिस है ना बीम मेक्स 5 एंगल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर कितना कोण बनाता है, 5। बस इतनी बातें हैं और कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आओ डेरिवेशन करते हैं। देखो ध्यान देना, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लोगे, ओ एन एन डैश, ये ले लो पहले, ओ एन एन डैश। देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये तो फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पर कितना है, 5, आर्क चाप कितनी है, एन एन डैश, एन एन डैश, और रेडियस कितनी है, एन एन डैश तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एन एन डैश कितना है आपका, यह आ जाएगा 5 इंटू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको सही से, चलो अब आप देखो दूसरे वाले के लिए करो, ट्राइंगल हो ओ पी क्यू, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लगाओ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क हो जाएगा पी क्यू, और रेडियस, रेडियस हो जाएगी आर प्लस जेड, क्योंकि पी क्यू तक जो है ना आर प्लस जेड ही तो है। तो यहाँ से देखो पी क्यू कितना आया, पी क्यू आ जाएगा आर प्लस जेड और इंटू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, तो ये दोनों निकल गए। अब देखो सुनना ध्यान से, हमें फोर्स, हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क, कपल टॉर्क ही तो होता है, बेंडिंग मोमेंट, जैसे मोमेंट, टॉर्क को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं टॉर्क को, आपको पता हो, बल आघूर्ण को बल का आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन में था मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या है, एक तरीके का टॉर्क ही है, इसे आप टो से ही डिनोट करते हैं, बल युग्म ही है ये भी, है ना। तो ये क्या है, बंकन आघूर्ण, यानी बल युग्म का ही आघूर्ण है, लेकिन कौन सा बल युग्म का आघूर्ण है, उस बल युग्म का आघूर्ण है, ठीक है, जो मोड़ने का काम करता है, और मोड़ने को बंकन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो हमें पहले मतलब टॉर्क निकालना है, फाइनली टो निकालना है, टो निकालना है, तो टो का फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका मतलब पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि आप एक बात देखो, लेंथ में चेंज होगी या नहीं, जब ऐसे मोड़ेंगे तो देखो पी क्यू की लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा। भाई ये जब ये सीधा था तो पी क्यू की लेंथ जितनी थी उतनी थी, लेकिन जब ऐसे करोगे तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है लेंथ में जब चेंज होता है तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पढ़नी है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब पढ़नी नहीं है, पढ़ तो चुके हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को यूज करना है, क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन से मॉडुलस में आती है, 3 प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, तो आपने देखा है एक फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो इसका मतलब है एफ निकालेंगे, बट टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है फॉर्मूला, तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स कहाँ से निकालेंगे, y बराबर, है ना, y बराबर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ से फोर्स निकालेंगे, इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो f अपॉन a हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या चाहिए, फोर्स तो निकालना है, तो वहाँ से निकल जाएगा।
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए, तो पहले अब क्या निकालें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आई। देखो चीज़ें पता है कब समझ में आती हैं, अब मान लो मैं जितने शब्दों को यूज कर रहा हूँ ना, तो ये आपके समझ में तब आएंगे जब उन चीज़ों पे, उससे पहला जो मैंने पढ़ा दिया है इस चैप्टर में, उन चीज़ों पे आपकी पकड़ अच्छी होगी, है ना, जिन्हें आपने 3-4 बार पढ़ लिया होगा, उस दौरान में रिवीजन कर लिया होगा, जिस दौरान से चैप्टर स्टार्ट चल रहा है ना, इलास्टिसिटी, तो उस दौरान आपने 3-4 बार यदि इसे देख लिया होगा पलट के, और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं कहता हूँ उसे साथ के साथ तैयार करते चलो। अरे इतनी समस्याएं हैं, है ना, डेली वीडियो भी नहीं हो पाता होगा, है ना, और वीडियो की लेंथ भी कम रहती है, तो ज़्यादा हो भी नहीं पाता। फिर भी यदि आप डेली के डेली नहीं तैयार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, और लापरवाही भी हो सकती है ना, या कोई अन्य समस्या भी हो सकती है आपकी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि पिछले लेक्चर्स में जो कराया है उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करा करो, तब आगे चला करो। और इसका मतलब है बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो ये नहीं कि हाँ 2-3 दिन में आप एक लेक्चर की चीज़ तैयार कर रहे हो कि बहुत अच्छे से तैयार करें और फिर अगला लेक्चर है ना बाद में देखेंगे। डिले नहीं करना, मैंने कहा जिस दिन जो लेक्चर हुआ आपने देखा उसी दिन तैयार करो, है ना, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करो, देखो मज़ा तभी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो है ना, मुझे चिंता हो जाती है आपकी पढ़ाई की, है ना, अपने से ज़्यादा चिंता रहती है ना। मैं भी अभी फ़िलहाल विवश हूँ, है ना, नहीं तो मैं अधिक से अधिक जो हो सकता है करने का प्रयास करता हूँ। चलो मेहनत करते रहो, है ना, ध्यान दो। मैं भूल गया सब चीज़ें हैं भावुकता में, कहाँ रहते हम, बात समझ में आई। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, देखो चीज़ें तभी समझ में आएंगी, नहीं तो आपको कठिन लगने लगेंगी चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप डेली का डेली तैयार करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, अच्छे से चीज़ों को करते चलोगे, है ना। अरे जिसे यही नहीं पता कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है ना, तो फिर उसे क्या समझ में आएगा डेरिवेशन। समझ रहे हो ना मेरी चिंता। तो वे सब चीज़ें पिछली जो है ना वो क्लियर करते चला करो, तब आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, मैं कोशिश करता हूँ कहाँ आ रहे थे हम याद करने की। ठीक है, मैंने कहा ये निकाल दी। हाँ, मैं बात कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें चाहिए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे पहले। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आप जानते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो देखो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया, एक तो एक्सटेंशन हो जाए या तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन होती है, या कंप्रेशन हो जाए तो कंप्रेशनल स्ट्रेन होती है। लेकिन यहाँ पर पी क्यू के लिए करेंगे सब कुछ, है ना, और पी क्यू के लिए करके फिर उसका सिग्मा या इंटीग्रल कर देंगे तो पूरे बीम के लिए आ जाएगा। तो आप एक बात देख के बताओ, पी क्यू की लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि जब ये सीधा था तो पी क्यू की लेंथ जितनी थी उतनी थी, लेकिन जब ऐसे मोड़ोगे तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पी क्यू ऊपर है ना, यदि नीचे होता है इस न्यूट्रल बीम से तो उसकी लेंथ घट जाती। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि ऊपर की ओर एक्सटेंशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे की ओर कंप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है भाई, देखो कंप्रेशन नीचे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक्सटेंशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये बात मैंने लिखने के लिए कही थी अलग से, कॉपी के ऊपर लिख लिया करो अपने हिसाब से। यहाँ तक समझ में आई। तो हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल में भी कौन सी है, एक्सटेंशनल, क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है पी क्यू में। तो देखो देन, लेकिन एक्सटेंशनल निकालने के वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इसका मतलब लेंथ में चेंज निकालना पड़ेगा पहले। तो आओ पहले निकाल लेते हैं चेंज इन, है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और लेंथ किसकी, पी क्यू की। तो पी क्यू की लेंथ में चेंज में भी एक्सटेंशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, तो ब्रैकेट में आप एक्सटेंशन भी लिख सकते हो। और कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना भाई, जब ये सीधा था तो तब पी क्यू और एन एन डैश बराबर थे या नहीं थे, सारी फिलामेंट्स, सारी लेयर्स पहले तो बराबर थी। ठीक है, लेकिन जब अब इसकी शेप बदल गई तो पी क्यू बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एन एन डैश अब भी सेम रहेगा, क्योंकि एन एन डैश है न्यूट्रल सरफेस, उदासीन पृष्ठ, इसकी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताया था न्यूट्रल सरफेस क्या होता है। इसका मतलब है, पहले ध्यान देना, समझने की बात है, पहले जो पी क्यू था, है ना, वो एन एन डैश के बराबर था। ठीक है, इसका मतलब है एन एन, वो पी क्यू कितना बढ़ा, पता कैसे चलेगा, इसका मतलब है पता ऐसे चलेगा कि अब जो पी क्यू है ना, अब जो पी क्यू है मोड़ने के बाद
उसमें से पहले वाला पी क्यू घटा दो, और पहले वाला पी क्यू किसके बराबर है, एन एन डैश के। इसका मतलब है पी अब वाले पी क्यू में से एन, तो देखो पी क्यू और माइनस एन एन डैश, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है आपने रखी, और एन एन डैश की वैल्यू क्या है रखी, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू ये है और एन एन डैश की वैल्यू ये है, क्लियर है। तो एक बात देखो आप ये वैल्यू क्यों निकाली थी पी क्यू और एन एन डैश की, क्योंकि आपको निकालना है एक्सटेंशनल स्ट्रेन, इसी कारण ये वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकालने के लिए आपको एक्सटेंशन यानी कि चेंज निकालना पड़ेगा पी क्यू की लेंथ में। चेंज निकालने के लिए पी क्यू की आवश्यकता पड़ेगी और एन एन डैश की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाली थी, यहाँ पे रखी, तो यहाँ से देखो आर फाई और ये आर फाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल जेड फाई बचेगा, ठीक है। अब आप निकालो एक्सटेंशनल स्ट्रेस, वो स्ट्रेन, एक्सटेंशनल स्ट्रेन। देखो एक्सटेंशनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, चेंज, और चेंज की जगह क्या है। और मैं एक बात आपको बता दूं, एक्सटेंशनल स्ट्रेन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ही एक पार्ट है, तो यानी एक्सटेंशनल के ब्रैकेट में आप लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य विकृति दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सटेंशनल और दूसरी कंप्रेशनल। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सटेंशनल की बात कर रहे हो लेकिन वैसा आता है चेंज इन लेंथ, लेकिन एक्सटेंशनल की बात करें तो चेंज यानी एक्सटेंशन, तो यहाँ क्या आएगा एक्सटेंशन, ठीक है। और एक्सटेंशन इन किस में, लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू में एक्सटेंशन कितना हुआ वो देखना है, और अपोन में क्या, इनिशियल, अपोन में क्या लेना है, इनिशियल लेंथ, ठीक है। और इनिशियल लेंथ भी किसकी देखनी है, पी क्यू की, ठीक है, क्योंकि पी क्यू के लिए कर रहे हैं सारे काम, जो भी निकाल रहे हैं पी क्यू के निकाल रहे हैं, और पी क्यू का निकालने के बाद फिर पूरे बीम का निकालेंगे। तो देखो एक्सटेंशन जो है पी क्यू में वो कितना हुआ है, आप देख सकते हैं वो कितना हुआ है, जेड फाई, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा जेड फाई आ जाएगा, ठीक है। और अपोन में इनिशियल लेंथ जो है पी क्यू की, मैंने अभी आपको लिख के बताई थी ना, वो वीडियो थोड़ी ब्रेक हो गई थी तो वो चीज़ मैंने है ना रफ कर दी है। क्या लिख के बताया था कि इनिशियल से पहले, मतलब जब इनिशियल कंडीशन थी, जब बीम सीधा था, तो पी क्यू और एन एन डैश दोनों बराबर थे या नहीं थे, ठीक है। तो इसका मतलब है, लेकिन अब जो पी क्यू मान रहे हैं वो बाद वाले को मान रहे हैं, मैंने समझा दी सारी बातें। तो पहले पी क्यू और एन एन डैश बराबर थे, ठीक है, और एन एन डैश पहले किसके बराबर था, पी क्यू के। तो इनिशियल लेंथ ऑफ पी क्यू, अब पी क्यू नहीं लिख सकते क्योंकि पी क्यू जो है वो बाद वाली लेंथ को मान रहे हैं, जो बढ़ गई है लेंथ, जिसमें एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन होने के बाद की लेंथ को पी क्यू मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाली जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, वो पी क्यू किसके बराबर थी, एन एन डैश के, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन एन डैश, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप, चलो। और एन एन डैश किसके बराबर है, एन एन डैश किसके बराबर है, इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, फाई आर, किसके बराबर है, एन एन डैश बराबर है फाई आर के। तो आप देखो यहाँ क्या जाएगा, जेड फाई और अपॉन एन एन डैश किसके बराबर है, फाई आर के लिए, आर के बराबर है ना, तो फाई से फाई कट गया, तो ये आया जेड अपॉन आर, ठीक है। एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकल गई है, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन आपने क्यों निकाली थी, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने क्यों निकाली थी, क्योंकि आपको यंग्स मॉडुलस की हेल्प लेनी है। तो देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आप जानते हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये होता है y बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, और अपोन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन यह लॉन्गिट्यूडनल में कौन से स्ट्रेन है, एक्सटेंशनल स्ट्रेन, ठीक है जी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल का F अपॉन A। तो पूरे बीम के लिए करते तो एरिया कैपिटल A मान लेते, अब केवल एक फिलामेंट के लिए कर रहे हैं PQ के लिए, तो एरिया स्मॉल a मान लो। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आई है आपकी, एक्सटेंशनल स्ट्रेन जेड अपॉन आर, तो ये हो जाएगी जेड अपॉन आर। तो यहाँ से आप देखो बीच बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, ठीक है जी। तो देखो
ये वाले एक साथ और ऊपर नीचे वाले एक साथ, तो F इंटू आर अपॉन A इंटू जेड। यहाँ से y है तो यहाँ से F निकालना था, मैंने बताया था, तो यहाँ से F निकालोगे तो क्या आ जाएगा y A जेड और अपॉन में r। यहाँ से फोर्स निकल गया और हमें क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है, किसके लिए, पहले इस फिलामेंट के लिए, ठीक है। तो देखो टॉर्क, बल्कि टॉर्क नहीं कह रहे यहाँ पे हम कह रहे हैं कपल, तो लिखो कपल किसके लिए, कपल फोर, ठीक है, कपल फोर इफ फिलामेंट, इस फिलामेंट के लिए, कपल फोर ए फिलामेंट पी क्यू, ठीक है। किस फिलामेंट, मतलब कपल जो लग रहा है किस पे लग रहा है, फिलामेंट पी क्यू पर लग रहा है, तो कपल ऑन फिलामेंट पी क्यू, कपल किस पे लग रहा है, फिलामेंट पी क्यू पर लग रहा है, ठीक है। तो आप देखो फिलामेंट पी क्यू पर लग रहा है और किसके अबाउट लग रहा है, मतलब किसी के तो अबाउट लेना पड़ता है ना, परित है चारों ओर, ठीक है। तो कपल ऑन फिलामेंट पी क्यू अबाउट, इसके मानेंगे जो स्थिर है, जो रेस्ट, मतलब जो स्थिर है, और वो फिलामेंट कौन सा है, जिसे कहते हैं आप उदासीन पृष्ठ, न्यूट्रल सरफेस, एन एंड डैश के अबाउट मानो। तो आपको पता है कपल का फोर्स, कपल यानी बल युग्म का फॉर्मूला, बल युग्म आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है आपकी जेड, भाई पी क्यू और एन एंड डैश के बीच डिस्टेंस कितनी है, जेड, तो फोर्स इनटू जेड आएगा, है ना, डिस्टेंस जेड, फोर्स की वैल्यू है आपके पास, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, तो फ्रॉम थर्ड से वैल्यू रखो तो क्या आएगा, वाई ए जेड अपॉन आर इंटू जेड, तो ये बच जाएगा आपका, देखो वाई अपॉन आर और इंटू में ए जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें करना किसके लिए है, हमें इसके लिए नहीं करना, हमें तो पूरे बीम के लिए करना है, तो ध्यान देना कपल ऑन, है ना, बीम, तो बीम के लिए करना है कपल का, तो देखो टो से डिनोट कर लो पूरे के लिए, तो और मैंने बताया या तो इंटीग्रेशन कर देते हैं या सिग्मा लिख लो, तो सिग्मा लिख लो, सिग्मा किसका, इसका, ये जो आया अभी, ये है वाई अपॉन आर ए जेड स्क्वायर, और देखो आपको एक फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का, तो ये तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, और ये जो ए जेड स्क्वायर है, भाई यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और यहाँ पे जेड क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ठीक है, लेकिन मास की जगह वहाँ एरिया आ रहा है, तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो ए जेड स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर, तो आप लिखो, है ना, बिकॉज करके, बिकॉज ये जो है ना ए जेड स्क्वायर, और सिग्मा भी इसके साथ ले लो, है ना, एक लाइन और बढ़ा लो, टो बराबर कांस्टेंट बाहर निकाल लो, y अपॉन आर, ये कैपिटल Y है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल Y, ठीक है, बड़ी आफत है ना, तो कैपिटल Y अपॉन आर हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, ए जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए जेड जो सिग्मा ए जेड स्क्वायर है, इसे ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल, लिख लो आप, है ना, मैं थोड़ा चलो मैं लिख ही देता हूँ, ज्योमेट्रिकल क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे आई से डिनोट कर लेंगे, तो आई बराबर है सिग्मा ए जेड स्क्वायर, तो आप देखो टो बराबर हो जाएगा वाई अपॉन आर, और ये आई हो गया, ठीक है, तो टो आपका निकल गया है, और ये आपका साथ में क्या है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट भी है, ठीक है, ये क्या है साथ में, बेंडिंग मोमेंट भी है, वाई यंग्स मॉडुलस है, और आर आपको पता है डिस्टेंस है किसकी, एन एंड डैश, यानी न्यूट्रल सरफेस की ओरिजिन ओ से, ठीक है। डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप